अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी गुलाम रसूल साहब, मेरे मोहतरम और मोहतरम शाहिद भाई और हमारी बहन गुजरात से, अल्लाह आप लोगों को खुश खुर्रम रखे और इन मसाइल को हल फरमाए। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैंने बिल्कुल सबको ये कह रखा है। ग्रुप मेंबर्स हैं माशाल्लाह से, काफ़ी अरसे से ग्रुप में हैं और बहुत बार मुझे सुन चुके हैं, बहुत सारे मामलात की समझ-बूझ पैदा हो चुकी है, बल्कि इदारे के मिजाज को भी इस ग्रुप में हमारे दोस्त समझ गए हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे को रहनुमाई कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, ये बात तो हमारी बहन की बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी ये कभी-कभी गिलामंद होता हूँ कि लोग वेरिफ़िकेशन हो जाती है या एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर वो ग्रुप ओपन करना ही छोड़ देते हैं। तो उनको पता ही नहीं चलता कि बीच में क्या प्रोसेसिंग हुई है, इदारे की तरफ से क्या पेशरफ्त हुई है और मैंने उस सिलसिले में क्या रहनुमाई की है। फिर अचानक वो कभी ग्रुप खोलते हैं तो उसमें जब देखते हैं मैसेजेस तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बीच का तो उन्हें पता ही नहीं होता। आज भी एक साहब ने इसी ग्रुप में कोई वॉइस कर रखी है कि वेरिफिकेशन हो गई है, उसके बाद तो मैंने आज ग्रुप खोला है और मुझे पता चला है कि नैब अकाउंट्स वगैरह मांग रही है, बैंक डिटेल, तो उसका क्या प्रोसेस है। अब देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर बैंक डिटेल्स के बारे में मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, लेकिन अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि कोई बंदा जो है 6-6 महीने, 8-8 महीने ग्रुप ओपन ही ना करे। तो ज़ाहिर है जब ग्रुप में मैसेजिंग आते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका मकसद है कि इन साहब ने बग़ैर सुने सारे मैसेजेस डिलीट किए हैं पिछले 6 महीनों से। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा दुख होता है कि यार मैं को डेली के 3 से 4 घंटे मैंने मुख्तस कर रखे हैं। शदीद बीमारी हो तो मैं गैर हाजिर हो जाता हूँ, या शदीद किस्म की कोई एमरजेंसी नौइयत का काम हो तो मैं गैर हाजिर हो जाता हूँ ग्रुप से। अदरवाइज़ तो मैं नॉर्मल बीमारी में भी यहाँ लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। तो इस चीज़ पे दुख तो होता है कि मैं इनके लिए अपनी डेली की लाइफ से 4 घंटे मुसलसल हाजिर होता हूँ और ये 6-6 महीने गायब हो जाते हैं और फिर आके पूछते हैं कि लैला मर्द थी या लैला औरत। तो ये बात वाकई जो है गलत है। आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। और मेरी बहन, बात यह है कि ज़िंदगी में बाज़ बातें ऐसी होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में हमेशा सुई की तरह चुभती रहती हैं। जिस तरह आपने फरमाया, वालिद साहब आपके मरहूम, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, कि उन्होंने आपको पैसा दिया था कि चलो बीमारी में काम आ जाएगा, वालदेन बोझ नहीं बनेंगे। फिर वो बेचारे रहे नहीं दुनिया में और ये पैसा इधर सैफुर रहमान की कंपनी में फंस गया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो बीफारियू के सिलसिले में नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए, वालदा भी फौत हो गई, बड़े भाई भी फौत हो गए, दो मुझसे छोटी बहनें वो कैंसर से फौत हो गईं। यानी 5 अफराद, 8 अफराद की फैमिली में से फौत हो गए। अब मैं हूँ और मेरे दो छोटे भाई हैं जो कराची में ही रिहाइश पजीर हैं, मैं कोहाट में होता हूँ। तो कोई तकरीबन आज से 15 साल पहले वालिद साहब ने कोहाट में ऑक्शन का एक प्लाट ख़रीदा था, 6 मरले का। ऑक्शन में वो 2.5 लाख रुपए का मिला था। बस गलती ये हुई कि मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त था, कोहाट कचहरी में वकील था, मुझे नहीं पता था कि उसकी बदनीयती का। तो उसने कहा इसको मैं बिकवा दूँ। मैंने कहा बिकवा दो, हमने तो वैसे ही मज़ीद किस्तें देनी है तो हमारी जान छूट जाएगी। तो उसने मुझसे फ़ाइल ले ली और मैंने एतमाद की बिना पर फ़ाइल दे दी। तो वो मेरा प्लाट, कुछ और दूसरों के प्लाट, फिर कोहाट से सोना ज्वेलर्स से उसने लिया हुआ था और बहुत सारी नाजायज़ किस्म की स्कीमें उसने बना रखी थी, जिसका मुझे कतई इल्म नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो कभी उसने अपने कारोबार और पेशे के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं तो सिर्फ यही समझता था कि वो कोर्ट कचहरी में वकील है। वो जनाब सब कुछ लेकर कोई 4.5 करोड़ रुपया बना के रातों रात इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद 4-5 साल उसने वहाँ गुजारे। फिर कुदरत भी तो है ना इंसाफ करने के लिए।
تو ہوا کچھ ایسا کہ وہاں فیملی کے ساتھ وہ گیا تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو جب والدہ کا وہاں انتقال ہوا تو وہاں اس سے کسی نے وہ رقم بھی ہتھیا لی، کسی انگریز نے اس کے ساتھ فراڈ کر دیا اور پرچہ الٹا اس کے اوپر کٹوا دیا۔ تو یہ والدہ کی ڈیڈ باڈی لے کے پاکستان آیا، ایسے تیسے کر کے ان کو دفنایا۔ اس کے بعد اس وکیل کا یہاں لائسنس تو معطل ہو گیا تھا، وکالت کر نہیں سکتا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھیک مانگتا ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسے پکڑ لیتا، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کر دیا ہے بس وہ کافی ہے، اب اس کو میں کیا پکڑوں؟ یہ جو بھیک مانگ کے کھا پی رہا ہے، اور اسلام آباد کا جو بلو ایریا ہے وہاں پہ خسروں کے ساتھ اس کی رہائش ہے، تو یہ کیا مجھے اب پیسہ دے گا؟ بس میں نے وہ اللہ کی رضا کی خاطر پیسہ معاف کیا، لیکن کیونکہ وہ باپ کا پلاٹ تھا میرے والد صاحب کا، تو اس پہ سارے بہن بھائیوں کا حق تو بنتا ہے، تو وہ تو بہن بھائی ہی نہیں رہے، دو ہی چھوٹے بھائی رہ گئے، ان کو میں نے پیمنٹ دے دی۔ لیکن اس چیز کا بڑا دکھ رہا کہ والد صاحب کی زندگی میں مقصد یہ کہ یہ فراڈ ہوا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو بعض چیزیں دل پہ ہمیشہ کے لیے چبھتی ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو فیل کر رہی ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ آپ نے جو خدمت کر لی نا والدین کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور نیک نیتی کے ساتھ جتنے لوگ چلے ہیں ان سب کا بھی فریو والا مسئلہ ماشاءاللہ حل ہو گیا ہے۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس جس کا پیسہ حلال ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے مصلحت کے سبب، آپ کے ساتھ اندھیر نہیں کر سکتا۔ حلال کا پیسہ ہے تو لازمی واپس آئے گا۔ سو میری بات یہ بھی درست ثابت ہوئی الحمدللہ۔ اور 17,214 تو نیب نے ہی کنفرم کر دیے ہیں کہ اتنے متاثرین کو تو فوری طور پر پیمنٹ دی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب باقی جو ریمیننگ ہے ظاہر ہے حق تو ان کا بھی ہے، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، لیکن وہ سیکنڈ مرحلے میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آمین۔